नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। साथियों, अभी तक हम अर्गला के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हमने जाना किस तरह से जन्म पत्रिका में अर्गला योग बनता है और किस तरह से उस अर्गला योग के बाधक स्थान होते हैं जो कि अर्गला के शुभ फल को बाधित करते हैं। साथियों, जन्मांक चक्र में विचारणीय राशि से अगर अर्गला योग बनता है तो वह योग शुभ फलदायी होता है, और उसी के साथ जब अर्गला योग बाधित होता है तो उसके शुभ फल जो है कहीं ना कहीं न्यून होते दिखाई देते हैं। साथियों, आइए अब हम अर्गला के अगले क्रम में सूत्रों का अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने अर्गला के 2 सूत्रों का अध्ययन किया है, जिसमें पहला सूत्र है दार भाग्यशूलस्थार्गला निध्यातुः। दूसरा सूत्र ऋष्भ नीच कामस्था विरोधिनः। ये 2 सूत्र अर्गला को बताने वाले हैं। इसमें पहला सूत्र जो है दार भाग्यशूलस्था अर्गला निध्यातुः, ये अर्गला योग को बताने वाले स्थान है। चौथा भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव ये अर्गला को बताते हैं। और उसी तरह से ऋष्भ नीच कामस्था विरोधिनः, ये 3 जो भाव है उनके विरोधी भाव है, उस अर्गला योग के विरोधी भाव है। अब हम इसको एक बार चक्र के माध्यम से जानते हैं किस तरह से अर्गला योग बनता है और किस तरह से अर्गला योग जो है वो बाधित होता है। यहाँ पर हम इस चक्र के माध्यम से जैसे देखते हैं, सबसे जो हमारा पहली राशि है मेष राशि, अर्थात ये इसको हम लगन मान के चल सकते हैं। मेष राशि का हमारा लगन है। अब मेष राशि का जो अर्गला स्थान बनेगा, अर्गला योग के लिए जो निर्धारित स्थान है, एक द्वितीय भाव है, दूसरा एकादश भाव है और तीसरा चतुर्थ भाव है। अब इन भावों के जो विरोधी स्थान है, जैसे दूसरे भाव का विरोधी स्थान 12वां भाव है, दूसरे भाव का विरोधी स्थान 12वां है, 11वें भाव का विरोधी स्थान जो है वो तीसरा भाव है, और चौथे स्थान का जो विरोधी भाव है वो 10वां भाव है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं किस तरह से दूसरे भाव का विरोधी स्थान 12वां बनता है, 11वें का तीसरा बनता है और चौथे का 10वां बनता है। अब इसमें हम किस तरह से ग्रहों को देखेंगे, जैसे मान लीजिए मेष राशि विचारणीय राशि है। मेष राशि से द्वितीय भाव में अगर कोई ग्रह है, यहाँ पर ग्रह से हम पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, हम दोनों को स्वीकार करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर सूर्य स्थित है, तो यह मेष राशि की अर्गला योग बन गया है, मेष राशि का अर्गला योग बन गया है। अब अगर यहाँ पर 12वें भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तो अर्गला योग बनेगा, वह शुभ अर्गला योग बनेगा। अगर यहाँ पर कोई ग्रह आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र ग्रह है, तो मेष राशि से जो दूसरे भाव की अर्गला बन रही थी वह यहाँ पर बाधित हो गई है, अर्थात 12वें भाव में शुक्र के होने से वह अर्गला योग बाधित हो गया है। इसी तरह से हम 11वें भाव में देखें, अगर 11वें भाव में कोई ग्रह है, मान लीजिए यहाँ पर गुरु ग्रह स्थित है, तो मेष राशि जो कि विचारणीय राशि है उससे 11वें भाव में अर्गला बन चुकी है, क्योंकि वहां पे बृहस्पति जो है वह स्थित है। अगर तीसरे भाव में कोई ग्रह ना हो, तो अगर वहां पर कोई ग्रह आ गया, मान लीजिए यहाँ पे शनि ग्रह है, तो वह अर्गला बाधित हो गई है, तो यहाँ पर अर्गला योग का फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से चतुर्थ जो भाव है, अगर यहाँ पर कोई ग्रह है, मान लीजिए यहाँ पर राहु है, तो अगर 10वें भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है तो मेष राशि से चतुर्थ भाव की अर्गला बनेगी। लेकिन अगर वहां पर कोई भी ग्रह आ गया, मान लीजिए यहाँ पर बुध ग्रह है, तो अगर यहाँ पर कोई ग्रह आ गया तो यह अर्गला घटित नहीं होगी, अर्गला योग का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से हम यहाँ पर जान सकते हैं। साथियों, यह जो अर्गला योग है और उस अर्गला योग के बाधित स्थान है, बाधक स्थान है, वह महर्षि जैमिनी द्वारा जो प्रतिपादित किए गए हैं वह कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वहां पर है। जैसे हमने अभी मेष राशि के विषय में विचार किया,
अगर लगन में मेष राशि है तो विचारणीय राशि से द्वितीय भाव में अर्गला, अगर कोई ग्रह है तो अर्गला बनती है। अब देखिए, अगर द्वितीय भाव में अर्गला है तो शुभ है, अर्थात जातक के जो द्वितीय भाव के विचारणीय विषय है जैसे धन, परिवार, कुटुंब इत्यादि जो है उसमें कहीं ना कहीं शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन द्वितीय का जो बाधक स्थान है वह 12वां भाव है। द्वितीय भाव का बाधक स्थान 12वां भाव है। अब यहाँ पर दूसरा भाव धन का है, 12वां भाव, 12वें भाव से हम विचार करते हैं व्यय का। तो अब अगर द्वितीय भाव धन का है तो 12वां भाव व्यय का है। अगर यहाँ पर अर्गला योग बाधित हो जाता है तो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव जो कि धन का है कहीं ना कहीं उसका व्यय हो जाएगा। अर्थात सीधी सी बात है, अगर दूसरे भाव में अर्गला योग बन रहा है और उसका 12वें भाव में वह बाधित हो रहा है तो कहीं ना कहीं वह दूसरे भाव के फल में न्यूनता दिखेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण महर्षि जी ने बताया है। इसी तरह से हम 11वां भाव जो है वह आय का है, प्राप्ति का है, लाभ का है। तो हमें प्राप्ति होगी जब अर्गला योग बनेगा, शुभ अर्गला योग बनेगा। लेकिन उसका बाधक जो है वह तृतीय स्थान है जो कि पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है। जब तक व्यक्ति पराक्रम से अथवा पुरुषार्थ से आजीविका नहीं कमाएगा तब तक लाभ कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भाव एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह से अब हम अगला देखते हैं, जो चतुर्थ स्थान है। अगर चतुर्थ स्थान जो है अगर वहां पर अर्गला योग बनता है तो सुख की प्राप्ति अवश्य है। लेकिन जो हमारा 10वां भाव है वो कर्म का है, या तो सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, या हमें परिश्रम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो अगर तो हमें चतुर्थ भाव की अगर अर्गला बन रही है तो सुख अवश्य प्राप्त होगा। सुख से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि बिना किसी पुरुषार्थ से, बिना किसी कर्म से उसे वांछित जो वस्तुएं हैं अथवा वांछित जो उसकी इच्छा है वो उसे प्राप्त होगी। उसे परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब यह बाधित हो जाएगा, 10वां भाव जो कि कर्म का है, परिश्रम का है, तो जब वह बाधित हो जाएगा तो उसे सुख में कहीं ना कहीं न्यूनता दिखेगी। इसलिए ये भाव कहीं ना कहीं आपस में संबंधित है। अब हम अगले विषय में विचार करेंगे। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो अगला सूत्र जो महर्षि का आता है, नन्यूना विबलाश्च, यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि अर्गला के ही विषय में बताता है। इसका अर्थ है न न्यूना, न्यून नहीं होने चाहिए, विबलाश्च, और बल रहित नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? ग्रह बल रहित नहीं होने चाहिए। कौन से ग्रह बल रहित नहीं होने चाहिए? कौन से ग्रह न्यून नहीं होने चाहिए? जो बाधक ग्रह है। जिस तरह से हमने अभी देखा मेष राशि विचारणीय राशि है, उसमें अगर द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठ गया है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, तो ये अर्गला योग बन गया। और फिर इसका जो बाधक स्थान है, द्वितीय भाव का बाधक स्थान है, वह द्वादश भाव है। मान लीजिए यहाँ पे गुरु बैठ गए हैं, बुध बैठ गए हैं, तो ये अर्गला बाधित हो गई है। लेकिन सूत्र क्या कहता है? न न्यूना विबलाश्च, अर्थात विचारणीय जो हमारा द्वितीय भाव है उसका जो बाधक स्थान 12वां भाव है, वहां पर जो ग्रह है वो न्यून नहीं होने चाहिए और बल रहित नहीं होने चाहिए, फिर ही वे बाधक बनेंगे, फिर ही वे बाधक बनेंगे। मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और चंद्र ग्रह स्थित है। तो ये 3 ग्रह है, यहाँ पे केवल एक बृहस्पति ग्रह है, तो न्यून हो गया। अर्थात द्वितीय भाव में बैठे ग्रहों की संख्या से 12वें भाव में बैठा ग्रह न्यून है। दूसरा, विबल नहीं होना चाहिए, अर्थात बल रहित नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। ग्रह जो है वो
डिग्री में कम नहीं होना चाहिए, अंश में न्यून नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा एक मापन है। किस तरह से हम ग्रहों को बल से न्यून मानते हैं या अधिक मानते हैं, या किस तरह से हम ग्रहों के बलों का मापन करते हैं, उस मापन के अनुसार वह ग्रह जो है वो विबल नहीं होना चाहिए, फिर ही यह बाधित होगा, यह अर्गला योग बाधित होगा। इस तरह से हमने समझना है। इसी तरह से हमारा 11वां भाव है जो कि अर्गला को देने वाला है। मान लीजिए यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा, बुध और शुक्र, और यहाँ पर जो कि इसका बाधक स्थान तीसरा भाव है, वहां पर केवल एक ही ग्रह बैठा है, सूर्य। तो यह संख्या में न्यून है, यहाँ पर संख्या में अत्यधिक है। तो यहाँ पर जो है वो जो अर्गला बाधित हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अर्गला को देने वाले 3 ग्रह आ गए हैं, संख्या में अत्यधिक है। इसी तरह से हमने अन्य अर्गला स्थानों में भी इसी तरह से विचार करना है। अब यहाँ पे बल निर्धारित करने के लिए हमने ग्रहों को देखना है। अगर मान लीजिए ग्रहों की साम्यता है, जैसे यहाँ पर 2 ग्रह यहाँ पर है, सूर्य, बृहस्पति, यहाँ पर शुक्र और शनि, संख्या में दोनों बराबर है, ना न्यून है ना अधिक है, तो यहाँ पर बल निर्धारित करना है। अब बल निर्धारित हम राशियों से करेंगे। जो ग्रह स्थित है वो किस राशि में बैठे हैं और उन राशियों का बल निर्धारित करना आवश्यक है। अब यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, अग्रहात् सग्रहो ज्यायान् सग्रहेष्वधिकः ग्रहः साम्ये चरस्थिरद्वन्द्वाः क्रमात् स्युर्बलशालिनः। राशियों का बल निर्धारित किया गया है, अर्थात अग्रहात् सग्रहो, अर्थात जो राशि ग्रह रहित है उससे बलशाली होगी सग्रही, अर्थात ग्रहयुक्त, सग्रह अर्थात ग्रहयुक्त राशि बली होगी। इसी तरह से सग्रहेष्वधिकः ग्रह, और ग्रहों के होने पर भी जो जिस राशि में ग्रह अत्यधिक है वह राशि उस राशि से, विचारणीय राशि से अत्यधिक बलशाली होगी। इसी तरह से साम्ये चर स्थिर द्वंद्वात्, अगर फिर भी साम्यता आए तो फिर हमने राशियों के स्वभाव को देखना है, कौन सी राशि चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, अर्थात चर राशि से स्थिर राशि बलशाली होगी और स्थिर राशि से द्विस्वभाव राशि बलशाली होगी। इस तरह से हमने राशियों के बल का निर्धारण करना है। अगला जो हमारा सूत्र है वो सूत्र जो है प्राकवत त्रिकोणे, प्राकवत त्रिकोणे, अर्थात त्रिकोण हमारे जो भाव माने गए हैं, त्रिकोण जो है वह 5 और 9, ये 2 भावों को त्रिकोण संज्ञा दी गई है। अब सूत्र क्या कहता है, प्राकवत त्रिकोणे, अर्थात जिस तरह से पिछले सूत्रों में विचार किया गया है अर्गला के विषय में, उसी तरह से हमने त्रिकोण भावों को लेकर के भी विचार करना है। अब यहाँ पर त्रिकोण जो है वो पंचम और नवम, ये 2 भाव त्रिकोण है। अब यहाँ पर अर्गला, जैसे मान लीजिए मेष राशि है, मेष राशि से पंचम भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो अर्गला योग बनेगा, और उसका बाधक स्थान जो है वो नवम भाव है। अब यहाँ पर भी उसी तरह से हम सिद्धांत को देखेंगे कि 5वां भाव जो है वह पुत्र का है, शिक्षा का है, बुद्धि का है, इच्छा शक्ति का है। तो 5वां भाव अगर पुत्र का है, अगर अर्गला योग बन रहा है तो पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन नवम भाव जो है वह उसका बाधक है। अब नवम भाव से हम विचार करते हैं पौत्र का, भाग्य का, उच्च शिक्षा का। 5वें भाव से पुत्र का, नवम भाव से पौत्र का। जब पुत्र ही नहीं होगा तो पौत्र कैसे होगा, अर्थात 5वें भाव का बाधक स्थान नवम भाव है। 5वें भाव से विचार किया जाता है प्रारंभिक शिक्षा का। जब तक प्रारंभिक शिक्षा ही नहीं होगी उच्च शिक्षा कैसे होगी। तो यहाँ पर 5वां भाव जो है अर्गला योग कारक है और 9वां भाव उसका बाधक है। इस तरह से हम विचार कर सकते हैं। अगला जो सूत्र है वह बताता है विपरीतम केतो हो, अर्थात केतु के विषय में विपरीत हो जाता है, अर्थात
जहाँ से हम केतु अर्थात जब हम केतु ग्रह अथवा राहु ग्रह के विषय में जब विचार करते हैं, तो जो पूर्वोक्त योग बताए गए हैं अर्गला के और अर्गला योग के जो बाधक स्थान बताए गए हैं वो विपरीत हो जाते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पर मेष राशि है और मेष राशि में स्थित ग्रह केतु है। अब केतु ग्रह से अर्गला अगर जाननी है तो वहां पर जो है वह दूसरा भाव अर्गला को देने वाला नहीं होगा। यहाँ पर जो अर्गला को देने वाला ग्रह भाव होगा वह 12वां होगा और उसका बाधक स्थान दूसरा होगा। इसी तरह से 11वां ना होते हुए तीसरा होगा और उसका बाधक जो होगा वह 11वां होगा। इसी तरह से 10वां ना होते हुए चतुर्थ ना होते हुए 10वां होगा और 10वें का बाधक भाव चौथा होगा। इसी तरह से बाधक भाव जो है वह 5वां होगा और अर्गला को देने वाला 9वां भाव होगा। इस तरह से हम केतु के विषय में अथवा राहु के विषय में विपरीत रूप से वहां पर विचार करेंगे। इस तरह से हमारा जो अगला सूत्र है वह है कामस्थातु भूयसा पापानाम। कामस्थातु भूयसा पापानाम। यहाँ पर जो कटवय वर्ग के अनुसार काम जो शब्द है उसकी संख्या जो है हमें 3 प्राप्त होती है, अर्थात तीसरा भाव। तीसरे भाव में स्थित ग्रह जो है अगर वो पापी ग्रह है तो वो अर्गला योग को बनाने वाले हैं और उसका कहीं पे भी बाधक स्थान नहीं है। तीसरा भाव जैसे हम यहाँ पर अगर देखते हैं, तीसरा भाव है अगर यहाँ पर पाप ग्रह है शनि राहु केतु अगर तीसरे भाव में स्थित है तो अर्गला योग बनेगा, पाप ग्रहों से अर्गला योग बनेगा और इस अर्गला का कोई भी बाधक स्थान नहीं, इस योग से कोई भी बाधक स्थान नहीं है। अर्थात अगर विचारणीय राशि से अथवा विचारणीय ग्रह से अगर तीसरे स्थान में पाप ग्रह है तो वह अर्गला योग बनाता है और उस अर्गला योग का कोई भी बाधक स्थान नहीं है, ऐसा महर्षि जैमिनी बताते हैं। तो इस तरह से ये कामस्थातु भूयसा पापानाम सूत्र का यहाँ पर सरल महर्षि जैमिनी ने जो अर्गला के विषय में सूत्र बताए हैं अथवा अर्गला योग जो बतलाया है वह कहीं ना कहीं अपने आप में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। जैसा कि काल पुरुष के 12 भावों अथवा 12 राशियों को जब हम देखते हैं और वहां पर जब अर्गला योग को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो अर्गला को देने वाले स्थान है, अर्गला प्रदायक जो स्थान है और अर्गला बाधक जो स्थान है वो कहीं ना कहीं परस्पर संबंधित है, उनका कहीं ना कहीं परस्पर संबंध है, कहीं ना कहीं वे परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से जब हम मेष राशि जो हमारी विचारणीय राशि है उससे जब हम विचार करते हैं तो मेष राशि से 2 भाव आगे जो है वह अर्गला कारक स्थान है और 2 भाव पीछे जो है वह अर्गला को बाधित करने वाला स्थान है। इसी तरह से जो अगला स्थान है वह 11वां है जो कि मेष राशि से 3 भाव पीछे है और जो उसका बाधक स्थान है वह 3 भाव आगे है। इसी तरह से अगला जब हम देखते हैं तो मेष राशि से 4 भाव आगे जो है वह अर्गला प्रदायक स्थान है और जो 4 भाव पीछे जो है वह अर्गला बाधक स्थान है। इसी तरह से 5 भाव आगे जो है वह अर्गला प्रदायक स्थान है। इसी तरह से 5 भाव पीछे जो है वह अर्गला बाधक स्थान है। इसी तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से जो है भावों का परस्पर संबंध है। विचारणीय राशि अथवा ग्रह से एक भाव आगे जो है वह अर्गला कारक स्थान है और एक भाव पीछे वह अर्गला बाधक है। इसी तरह से 3 भाव पीछे 3 भाव आगे, 4 भाव पीछे 4 भाव आगे, इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पर महर्षि जैमिनी ने 6ठे और 8वें भाव को ना तो अर्गला कारक माना है और ना ही अर्गला बाधक।
क्योंकि छठा और आठवां जो स्थान है, ये दोनों स्थान दोह स्थान की गणना में आते हैं, क्योंकि छठे भाव से रोग, रिपु, ऋण की गणना की जाती है और आठवें भाव से मृत्यु अथवा घटना का विचार किया जाता है। इसलिए ये दोनों दोह स्थान है। तो हो सकता है महर्षि जैमिनी ने दोह स्थान होने के कारण इनकी गणना नहीं की है, अर्गला योग में इन दोनों भावों की गणना नहीं की है, क्योंकि जब भी ये योग अर्गला योग छठे भाव से बनेगा तो कहीं ना कहीं ये दुष्परिणाम दिखाएगा, हो सकता है। इसलिए महर्षि जैमिनी ने इनका कहीं भी जो है वो अर्गला योग में ग्रहण नहीं किया। साथियों, अभी तक हमने अर्गला के विषय में सूत्रों का अध्ययन किया है। महर्षि जैमिनी द्वारा प्रतिपादित जो कहे गए जो सूत्र है उनको हमने देखा है, उनका अध्ययन किया है, किस तरह से अर्गला योग बनता है और किस तरह से अर्गला योग बाधित होता है। किसी भी विचारणीय राशि अथवा विचारणीय ग्रह से अर्गला योग किस तरह से बनता है और किस तरह से बाधित होता है। इस तरह से हमने अर्गला योग को जाना। साथियों, अर्गला एक शुभ कारक योग है जो कि हमें अपने जन्मांग चक्र में देखना होता है। जिस भी विचारणीय भाव, विचारणीय राशि अथवा विचारणीय ग्रह से अर्गला योग बनता है, उस विचारणीय भाव अथवा राशि अथवा ग्रह से शुभ फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें अपने जन्मांग चक्र में इस अर्गला योग को देखना है, कहाँ पर अर्गला योग बन रहा है, किस राशि से अर्गला योग बन रहा है और वह हमें शुभ फल दे रहा है। तो इस तरह से हमने विचार करना है अपने जन्मांग चक्र को लेकर के। तो साथियों, इसी के साथ मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।